हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। हम लोग ने जूनियर एडिट भर्ती और सुपर टैक्स से संबंधित और जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो CGL हो, RO, ARO, UP PCS, जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं जहां पर इतिहास एक वास्ट सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, तो हम इतिहास को, हिस्ट्री को यहाँ पर MCQ या पुराने क्वेश्चनों के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने हिस्ट्री पर, स्टोन एज, पाषाण युग पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं। मैं GS एजुकेटर हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, निबंध के साथ साथ अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मैं वीडियो लेक्चर बनाता हूं और इन सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं पिछले 5 वर्ष से। और ईश्वर की कृपा से मेहनत थोड़ी बहुत जो करी है उसमें मुझे रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। तो ऑनलाइन एक प्रयास है और इस प्रयास को मैं सतत बनाना चाहता हूं। तो आपको लेक्चर जैसा भी लगता हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा लगता, बुरा लगता, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट की प्रतिक्रिया नेगेटिव भी होगी तो मुझे आगे प्रमोट करेगी कि और बेहतर किया जाए। आप कंटेंट को लेके परेशान मत होइएगा। धीरे धीरे लेक्चर में जैसे सुधार होता जाएगा, जैसे लॉकडाउन लग गया है फिर से कोरोना के चलते, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी बोर्ड पे भी देखने को मिलेंगे आप, मैं बोर्ड पर भी आऊँगा, लेकिन तब तक थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलिए। देखिएगा, कोरोना का वक्त चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है। इस समय अगर आप चाहते हो कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपकी फैमिली में भी सब बढ़िया स्वस्थ रहें, तो आपको बी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं है मेरा, लेकिन बी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ होना चाहिए। और आप अपने और अंधेरे को तभी दूर कर सकते हो जब आप पॉजिटिव होगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव एनर्जेटिक बना के रखिएगा, क्योंकि यही पॉजिटिव माहौल हमें कोरोना से निकलने में मदद करेगा। क्योंकि कोरोना हमारे दिमाग पे हमला कर सकता है, क्योंकि दिमाग से कमज़ोर नहीं होना है, आपको ध्यान रखिए, क्योंकि दिमाग से कमज़ोर होंगे तो शरीर पे वो अटैक करेगा कोरोना। इसलिए पॉजिटिव रहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रहिए कि इसको हम लोग निकाल देंगे कोरोना को बस। लेकिन स्वच्छता की ढलाई नहीं कर सकते हैं, इस पर तो ध्यान देना ही देना है। लेकिन मेंटली मजबूत रहो, फालतू की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें आनी नहीं तो, ताकि वो आपके मेंटल पे हमला करें। ये एक जनरल टॉक किया आपके साथ मैंने। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री पर पाषाण युग और सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी आपको होता हुआ नजर आएगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: कनिंघम महोदय, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर और जॉर्ज डेल्स। देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हो, जिसकी खुदाई 1921 में और मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1922 में की गई थी। तो सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की खुदाई 1921 में की गई, मोहनजोदाड़ो से पहले, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता रखा था। जैसे नाम से पता चल रहा है, हड़प्पा आपका रावी नदी पर था, जबकि मोहनजोदाड़ो जो था वो आपका सिंधु नदी पर हुआ करता था। इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर जब वो बोल रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो उस महोदय का नाम था आपका कनिंघम महोदय। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, कनिंघम महोदय जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। फिर आगे चलकर ASI, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया के जो हेड बनते हैं,
डायरेक्टर बनते हैं, निर्देशक बनते हैं जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके भैया? जॉन मार्शल के निर्देशन में। मार्शल साहब ने राय बहादुर दयाराम सहारी को 1921 में लगा दिया, जाओ भैया पंजाब जाओ, पंजाब हड़प्पा पहुंचो, रावी नदी के तट पर आपका हड़प्पा स्थित है। पंजाब में रेल नेटवर्क बिछाना है ब्रिटेन के लोगों को, और रेल नेटवर्क बिछाने के लिए उन्हें पकी हुई ईंटों की ज़रूरत है। तो जाएंगे आपके दयाराम साहनी ईंटों की खुदाई करने के लिए, जनरल समझाने में मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर उनको ट्रेन नेटवर्क के लिए बहुत मजबूत ईंटें देखने को मिल गई पंजाब में, हड़प्पा में, रावी नदी पर। तो ध्यान रखिएगा, महत्व इसका नहीं समझ पाए थे कनिंघम। इसका आंसर तो एक लगाएंगे। और सर्वप्रथम खुदाई किसी के डायरेक्शन में हुई है तो वो मार्शल महोदय के निर्देशन में की गई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की, जबकि मोहनजोदारो की 1922 में। और मोहनजोदारो जो किस नदी पर है आपका? सिंध या सिंधु नदी पर है। मूवी आपको याद है, ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो मूवी आई थी। बचपन से हम लोग मोहनजोदड़ो करते हुए आ रहे हैं, बचपन में आप बोलते भी होंगे, ठीक है। तो वही मोहनजोदारो की बात चल रही है। मोहनजोदारो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा लोग, क्योंकि एविडेंस या खुदाई पर जो भी साक्ष्य हमें जो देखने को मिले हैं महत्वपूर्ण इस सभ्यता से संबंधित, हम लोगों को मोहनजोदारो से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? देखिएगा बच्चा लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता बुक्स में पढ़ते हो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। त्रिभुजाकार आकार, ट्रायंगल शेप हुआ करता था, डायमंड शेप हुआ करता था त्रिभुजाकार। वर्तमान में रिसेंट आईआईटी रिसर्च के माध्यम से हमें ये पता चला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का समय थोड़ा सा और पहले का है, लगभग 6500 वर्ष का है। लेकिन परंपरागत हम लोग बुक्स में देखते हैं, एनसीईआरटी तक में 5000 का समय हम लोग एक रफली मान के चलते हैं कि 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता है। और ये सिंधु नदी के आसपास मुख्य रूप से फैली हुई थी। तो अधिकांश इलाके आज़ादी के बाद हमें पता है पाकिस्तान के अधीन चले गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये पाकिस्तान में चले गए हैं, ध्यान रखिएगा। और ब्रिटेन से इसकी खींचतान भी चलती है पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत सारे कुछ भी चीज़ें सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो प्राप्त हुई खुदाई पर, तो ब्रिटेन के लोगों ने अपनी महारानी के घर में, पैलेस में या म्यूजियम में लगवा दिया है। और पाकिस्तान समय समय पर बोलता है कि ये तो हमारा कॉपीराइट है, हमारा पेटेंट है, ये तो हमें पाकिस्तान को रिटर्न करना चाहिए। और आप जानते हो कि पाकिस्तान भी इंडिया का ही एक हिस्सा है। एक जनरली एक बात करी, अब पॉइंट पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? देखिएगा, कालीबंगा तो हो ही नहीं सकता। कालीबंगा काली रंग की चूड़ियों के लिए राजस्थान में है। किस नदी पर? घग्गर हाकरा। और घग्गर हाकरा को हम लोग सरस्वती के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। और ये कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर या हनुमानगढ़ में स्थित है। नया नाम हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ये तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। रही बात लोथल की, लोथल आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होता था, जिसे हम लोग डॉकयार्ड के नाम से या गोदीवाड़ा के नाम से जानते थे। बंदरगाह को डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के नाम से जानते थे। और लोथल जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी की सभ्यता का, और ये गुजरात में है, तो ये भी पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अब डी ऑप्शन देखो, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है, जो कि जो आपका मेरठ में और गाजियाबाद के समीप स्थित है। सबसे पूर्वी हिस्सा है सिंधु घाटी की सभ्यता का आलमगीरपुर, जो कि यूपी में स्थित है, हिंडन नदी पर। तो अब यूपी कहाँ, पाकिस्तान कहाँ? यानी कि ए सी डी तो हो ही नहीं सकते। यानी कि हड़प्पा बसता है आपका, जो कि रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मांटगोमरी के समीप, पंजाब प्रोविंस में, ध्यान रखेंगे, और ये पाकिस्तान में है। तो यही इसका आंसर
हो जाएगा, हड़प्पा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बोलो बोलो आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, मस्ती से पढ़ते रहो, लिमिटेड अपनी स्टडी पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए भैया। अगर ब्रेक लगेगा ना तो थम सा जाएगा, जैसे ही कोरोना ने थाम रखा है। और आलस होना चाहते हो, बिल्कुल तमस होना चाहते हो, मैं होने नहीं दूंगा आपको आलसी। मैं डेली आप लोगों के लिए काम करूंगा, तो आपका भी दायित्व है भैया, जागो बिल्कुल, एनर्जी से पढ़ो, लेकिन ब्रेक नहीं लगाना है। यही वो समय है जहां पर आपको आलस नहीं खाना है। ठीक है, दम लगा दो पूरा अपना, बस स्वच्छता का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना ही रखना है। और घर के बाहर का फूड ना खाएं इस समय, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। घर का बिल्कुल शुद्ध खाना खाएं, ये जरूरी काम है आपके कोरोना से निपटने के लिए। बाकी आप निपट लोगे, मैंने जितना बोला। ठीक है, आइए वस्त्रों के लिए यानी कि क्लोथ, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कपास यानी कि कॉटन, और आपको पता होगा रफली एक बात करें, कपास यानी कि कॉटन काली मिट्टी में पाया जाता है। दक्कन के पठार में स्थित, दक्कन का पठार जो भारत, अगर ये भारत का दक्षिण हिस्सा मान लें, तो जो दक्कन का पठार जो होता है, ये दक्कन का पठार जो गुजरात महाराष्ट्र में फैला हुआ है और मध्य भारत में, यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। या काली मिट्टी का क्षेत्र इस दक्कन का पठार में देखने को मिलता है, और काली मिट्टी में ही आपका कपास या कॉटन की खेतीबाड़ी की जाती है। ये एक जनरली बात कर दी हम लोग ने। अब मुद्दे पर आते हैं। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन देखिएगा, अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर मैं बात करूं विश्व स्तर पर, तो सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में ही कपास की खेती प्रारंभ हुई है। ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध यानी कि इंडस के आसपास के क्षेत्र में या सिंधु घाटी के समय सर्वप्रथम भारत में कपास की खेती की शुरुआत की गई थी। ध्यान में रखिएगा, सर्वप्रथम इस इंडस नदी के किनारे, जिसे सिंधु नदी की बात करते हैं, इसी को यूनानियों ने सिंडन का नाम दे दिया था, और यही सिंडन आपका इंडस हो जाता है। अब कैसे सिंध हिंद हुआ वो हम लोग बाद में देख लेंगे। एक इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है कि कॉटन की खेती भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम भारत में आपका, इसको एक बार मैं हटा देता हूं, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। हाँ, तो इसका आंसर आप लोगों ने भारत लगा लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो देखो, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे तो आपका तैयार होता जाएगा। चलो अब ध्यान से देखना आप लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो देख रहे हो आप लोग, उसमें पेयरिंग कराई गई है कि इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन ए बोला था मैंने आपको, याद कीजिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर है आपका। ध्यान रखिए, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये तो मैच कर गया, ये सही है। और सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा या पूर्वी बिंदु, ईस्ट बिंदु माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन देखो, देमाबाद जो है ना, गोदावरी नदी के तट के पास महाराष्ट्र में है, जहां पर घर में लोगों को घर के भीतर उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाने जाने की परंपरा या संस्कृति हम लोगों ने देखी है। और ये देमाबाद जो होता है सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे साउथ बिंदु या दक्षिण बिंदु था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं आपका राखी गढ़ी और बनावली। तो बनावली हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। राखी गढ़ी आपका गलत ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका मैच नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बनावली जो कि आपका हरियाणा में है। ठीक है, तो कौन सा मैच नहीं हुआ? डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए सारे पीसीएस के हैं, जो रीसेंट ईयर के होंगे ना वो भी हम लोग शामिल कर लेंगे।
निम्नलिखित में से किस पशु एनिमल का अंकन यानी कि इमेज हड़प्पा संस्कृति की मोहर यानी कि सील जो ठप्पा बनाई जाती थी रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में, उस पर देखने को नहीं मिलती? बैल हो गया, हाथी हो गया, भेड़ हो गया, घोड़ा हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखो बच्चा लोग, इसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता जो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य तक चली, और इसके बाद 250 वर्ष के समय के बाद 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल का समय आया। और ऋग्वेद काल में ही आपने देखा होगा कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ, और आर्यों का जब आगमन हुआ तो उस समय घोड़े भारत में देखने को मिले थे। क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी कि आर्यों के आगमन से पहले भारत में घोड़ों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलते। कुछ किताबें सुत कोटदा जैसे स्थानों को बोलते हैं कि यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ देखने को मिली हैं, लेकिन वो डाउट में है, संदेह में है, और संदेह पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लगाई जा सकती है। और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ऐसा देखने को भी मिलता है। अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्पष्ट बोला गया है कि घोड़े यहाँ पर जो हैं प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिले, और ना ही उसकी कोई हड्डियाँ जो हैं वो प्रमाण के साथ हड्डियाँ मिली हैं। वो बताते हैं कि हो सकती हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता में कि ये घोड़े हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति पे जब घोड़ा डाउट में है, घोड़ा हॉर्स, तो उनकी मोहरों पे घोड़ा हो ही नहीं सकता। यानी कि 49 का आंसर जो लगाओगे आप लोग सी लगा दीजिएगा, यानी कि घोड़ा इसका सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ा नहीं है। घोड़ा तो तब आएगा जब ऋग्वेदिक काल या आर्यों का आगमन या उत्तर वैदिक काल में देखोगे कि हमें घोड़े देखने को मिलते हैं, और इन्हीं घोड़ों की सहायता से आर्यों ने विभिन्न पर्वतों को पार करके अपने शत्रुओं को इन घोड़ों पर सवार करके पराजित करने का कार्य किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। घोड़े हम लोग को ऋग्वेद काल में या आर्यों के आगमन के समय, क्योंकि आर्य आए कब थे, ऋग्वेद काल में ही आए थे। और वो पूछ क्या रहा है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ा देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़े, बोलो हाँ। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। बच्चे लोग अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, हाँ चलो आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पर। मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रखे हैं पूरे, तो ऑप्शन आप ही बता देना। आपका काम है जोड़ तोड़ देना, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 चीज़ों की बात करी गई है। ए ऑप्शन आप देखो, सबसे पहले ए देखते हैं, अथर्ववेदा। हम जानते हैं कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज, और अथर्ववेदा सबसे बाद में लिखा गया। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदा, जो बाद में लिखा। और अथर्ववेद वो वेद है जहाँ पर जादू टोना या तंत्र मंत्र से निपटने के लिए समस्याओं का समाधान बताया गया है। सभी लोग यही बताते मिलेंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि अथर्ववेदा इसके अलावा वो टेक्स्ट है जहाँ पर आयुर्वेद या औषधियों से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से भारत के इतिहास में अगर जानकारी देखने को मिलेगी तो वो अथर्ववेदा में ही मिलती है। तो देखो कहाँ पर आयुर्वेद या औषधियों की जानकारी है, यानी कि 3 वाला आपका, यानी ए को लगा दो 3rd नंबर पर। अब डी ऑप्शन देखो, सामवेद। बच्चा लोग, साम का अर्थ होता है संगीत या समा या म्यूजिक। जब मंत्र पढ़े जाते थे तो उन मंत्रों को बांधने के लिए संगीत शैली का प्रयोग किया जाता था, और जब संगीत शैली का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो वो वेद कहलाता था आपका सामवेद। इसका ऑप्शन आपका 4th नंबर का हो गया। अब यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद से बनता है यज्ञ
यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी उस यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती थीं, जौ वो जो भी, उससे संबंधित जानकारी यजुर्वेद से मिलती है। और यजुर्वेद यानी कि यज्ञ अनुष्ठान और बलिदान विधि का अर्थ यहाँ पर ये है कि यज्ञ में हम लोग क्या किसकी आहुति देते थे, जौ देते थे या देते थे। तो सी का ऑप्शन है आपका यजुर्वेद का बलिदान। तो ईश्वर महिमा हो गया आपका ऋग्वेद। हम जानते हैं कि ऋग्वेद वो ग्रंथ है जहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 1028 मंत्र देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में देवताओं को खुश या प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाओं का महिमा हम लोग को ऋग्वेद में देखने को मिलती है। बी का हो गया फर्स्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? देखिएगा, भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी, पहले आप ये बताएंगे लिख के टाइप करके कमेंट करके, भारतीय फिलॉसफी या भारतीय दर्शन का भारत में संस्थापक कौन है? अरे भाई टीचर्स डे मनाते हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारतीय दर्शन का पिता माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी जो है भारत की, वो उपनिषद पर ही आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उपनिषद में ही मोक्ष की चर्चा हमें देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछे कि वेदों में देखने को मिली कि उपनिषद में, तो ध्यान से बोलिएगा, उपनिषदों में सर्वप्रथम मोक्ष की जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद का उप प्लस निषद, उप यानी होता है समीप और निषद का अर्थ है गुरु के पास। जब प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति में जब गुरु के समीप शिष्य बैठकर जो शिक्षा ग्रहण करता था समीप जाकर, तो उसको हम लोग उपनिषद का नाम देते हैं। और उपनिषद को ही हम लोग वेदांत का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? वेदांत। अब वेदांत क्यों? ध्यान से सुनिएगा। जैसे वेदांत दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद प्लस अंत, यानी कि वेदों के अंत के बाद या सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखने के बाद जो भी निचोड़ या जो भी उपसंहार या निष्कर्ष निकल के आया, उस निष्कर्ष का कंक्लूजन जो है वो आपका उपनिषद कहलाता है। या इसको इस तरीके से समझिएगा, आपने एक निबंध लिखा, वो पूरा का पूरा निबंध है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की पूरी जानकारी दे रहा है। और जब पूरा निबंध लिखने के बाद जब आपसे बचपन में बोला जाता था इस पर उपसंहार या निष्कर्ष लिख के बताओ, तो वो निष्कर्ष जो होता है उसको हम लोग उपनिषद की संज्ञा देते हैं। या सारे वेद लिखने के बाद अंत के पन्नों में जो ग्रंथ लिखा गया उसको उपनिषद के नाम से जानते हैं। और ये सबसे एंड में लिखा गया वेदों के पास, इसलिए इसको वेदांत के नाम से जानते हैं। और उपनिषद का अर्थ मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही था, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और ध्यान रखिएगा, भारत का जो दर्शन है और जो मोक्ष शब्द सर्वप्रथम उपनिषद में ही देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा, उपनिषदों में वेदों की बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की गई है और यज्ञों की तो स्पष्ट रूप से निंदा की गई है। टूटी हुई नाव से यज्ञ की तुलना की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं उपनिषद जो है वो दर्शन की बात करता है और दर्शन एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पर पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई, जो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो एनर्जी का सोर्स है, उसको हम अपने आप से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी हमें उपनिषद में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग डी लगाएंगे। अब हम लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋग्वेद काल में, इन ऋग्वेद एज में निष्क किस अंग का आभूषण था? बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, ऋग्वेद काल में सिक्कों की खोज हुई नहीं थी, पंचमार्क सिक्कों की खोज हुई नहीं थी। पंचमार्क यानी कि ठप्पा मार्क आहत सिक्के, वो तो 600 ईसा पूर्व में जैन धर्म, बौद्ध धर्म आया तब आए थे अस्तित्व में। यानी कि ऋग्वेद काल में लोग व्यापार नहीं करते थे, क्या करते थे, लेकिन वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के द्वारा करते थे। बार्टर सिस्टम यानी कि तुम मुझे रबड़ दे दो, मैं तुम्हें कटर दे दूंगा, तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। ऐसा नहीं, तुम मुझे शक्कर दे देना, मैं तुम्हें चावल दे दूंगा। अरे यार, लेकिन यार किसी को चावल नहीं खरीदना होगा तो तुम तो जबरन करोगे यार, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। यानी कि वस्तु विनिमय इसी को बोलते हैं, जो मैंने बार्टर सिस्टम बोला, अदला बदली कर ली। और उसी तरीके का सिस्टम ऋग्वेद काल में चलता था। आगे चल के जब ऋग्वेद काल का अंत होता है, उत्तर वैदिक काल में सिक्कों की खोज हुई। तो अब पॉइंट पर आते हैं। तो ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? देखिएगा, निष्क जो होता है ना, वैसे तो इस निष्क शब्द का प्रयोग वस्तु विनिमय, आदान प्रदान, अदला बदली के लिए सिक्कों के माध्यम के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया। और आगे चल के यही निष्क जो था ना, वो ज्वेलरी या आभूषण का संकेत था, और उस आभूषण को गले में पहना जाता था। ध्यान रखेंगे, किस शब्द का? निष्क। उत्तर वैदिक काल में आभूषण का प्रतीक बना, कहाँ में? गले में आभूषण पहनने का। और पहले क्या था? ये वस्तु विनिमय का सिंबल हुआ करता था, या वस्तु विनिमय को हम लोग निष्क के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बोल दो भैया, आगे बढ़ें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। देखो बच्चा लोग, जनरली जब आप लोग वनडे एग्जाम देखते हो ना, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आर्य शब्द का अर्थ होता है योद्धा या लड़ाकू। तो इस अवधारणा को पूरी तरीके से हम लोग आज खंडन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग ऋग्वेद काल पढ़ते हैं, और ऋग्वेद काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से, कितना? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला था। और इस ऋग्वेदिक काल में भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ, और तरह तरह के लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक और मैक्स मूलर जैसे लोग, मैक्स मूलर ने बोला था ये मध्य एशिया से होकर आए थे, कजाकिस्तान से होकर आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी, तिलक ने बोला था कि ये उत्तरी ध्रुव से होकर आए हैं। तरह तरह के विचारकों ने अपने थॉट्स व्यक्त करे कि आर्य यहाँ से होकर आए, यहाँ से होकर आए। इस कंक्लूजन पे नहीं जाना है कि किसने क्या बोला। अभी हम समझते हैं कि आर्य क्या है। देखिएगा, हम लोग को इतिहास में पढ़ाया गया है कि आर्य जो थे मध्य एशिया से होकर आए, मैक्स मूलर ने बोला था ऐसा। तो वर्तमान में आर्य शब्द के लिए हम लोग लड़ाकू शब्द का प्रयोग अब नहीं करते, और आर्यों के बारे में बोला जाता है कि ये भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। भारोपीय, भा से भारत, रोपीय से यूरोप, यानी कि ऐसा समुदाय जो भारत और यूरोप में मिलती जुलती भाषा का प्रयोग करता था, जिसे भारोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। और ये आल्प्स पर्वत जो कि पूर्वी यूरोप में स्थित है, उसको पार करते हुए, नदियों पर्वतों को पार करते हुए, घोड़ों पर चढ़ चढ़कर मध्य एशिया से होते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश करा। अब भाई, भारत में इन्होंने प्रवेश किया तो प्राचीन भारत के इतिहास में क्यों पढ़ा रहे हो यार? प्राचीन भारत के इतिहास में तो उनकी जानकारी मिल रही है ना जो भारत से संबंधित है। और जब आर्य बाहर के लोग हैं तो बाहर के इतिहास में पढ़ाओ, भारत के प्राचीन इतिहास में क्यों पढ़ा रहे हो? यहाँ मैं दिमाग ये खोलना चाह रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी बनती है कि आर्य थे कहाँ के। हमारा भारतीय अब ये बोलता है कि आर्य भारत का ही है, ठीक है। तो बड़े बड़े विद्वानों ने बोला कि आर्य शब्द का अर्थ लड़ाकू नहीं होता, योद्धा नहीं होता। आर्य एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उत्तम क्वालिटी का है, उच्च चरित्र का है, जिसकी वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति, बोलचाल, चरित्र और चरित्र के साथ साथ जिसमें योद्धा के भी गुण हो,
इतनी सारी प्रॉपर्टी से युक्त व्यक्ति को हम लोग आर आर के नाम से जानते हैं। आर सिर्फ जाति का सूचक नहीं होता, वर्तमान में ध्यान रखिएगा। आर उस शब्द का सूचक है जहां पर व्यक्ति एक गुड पर्सनालिटी से युक्त होता है, जिसमें बहुत सारे गुण देखने को मिले, वो आर कहलाएगा। उच्च नस्ल भी नहीं बोल सकते हैं, उच्च जाति भी नहीं बोल सकते हैं, लड़ाकू भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो उच्च चरित्र से युक्त हो, संस्कृति से युक्त हो, सारी क्वालिटी से युक्त व्यक्ति को हम लोग आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आर तो कहीं भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति तो। ठीक है, ये एक जनरल बात करी, तो इसका आंसर आप लोग डी लगा लीजिएगा। ठीक है, किसी वंश से नहीं, किसी धर्म से नहीं, ईश्वर से नहीं, एक उत्तम व्यक्ति आपका आर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है, उपनिषद। थोड़ी देर पहले ही बोला था, उपनिषद जो है वो आपका दर्शन पर आधारित है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था नहीं, विधि नहीं। विधि के लिए तो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ आ जाएंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ जाएगा, राज्य यहाँ पर है नहीं। दर्शन जो है, फिलॉसफी जो है, वो उपनिषदों का मुख्य विषय है। और दर्शन यानी कि लॉजिक, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद जो है वो दर्शन की शुरुआत उपनिषद से ही मानी जाती है, और मुख्य विषय उपनिषद का दर्शन है, और इससे प्रीवियस मैंने आपको जानकारी दी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? देखिएगा, ऋग्वेद काल में कबीले हुआ करते थे। कुछ आर्यों के कबीले थे, कुछ गैर आर्यों के कबीले थे। 5 कबीले मुख्य थे, तो इन्हें पंचजन के नाम से जानते थे ऋग्वेद काल में। कितने? पंचजन। जन का अर्थ होता था कबीला या छोटा एरिया। अभी जनपद की तो बात की नहीं है अभी हम लोगों ने। जनपद तो उत्तर वैदिक काल में आएंगे, और उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो जाएगी तो धीरे धीरे करके महाजनपद आएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो ऋग्वेद काल में कुछ कबीले हुआ करते थे, जिसमें से एक कबीला हुआ करता था भरत कबीला, और इस भरत कबीले का राजा का नाम था सुदास। और इस कबीले की 10 राजाओं से लड़ाई हुई थी। कितने? 10। और इन 10 राजाओं के साथ इस भरत वंश के कबीले, भरत वंश का जो राजा था सुदास ने लड़ाई जो लड़ी थी वो आपकी परशुणी नदी पर लड़ी थी, जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। परशुणी नदी के किनारे 10 राजाओं से के साथ युद्ध हुआ, और देखिएगा इन 10 राजाओं को पराजित कर दिया था इसने। और पराजित करने के बाद भारत का नाम भारतवर्ष देखने को मिलने लगा, क्योंकि ये भरत कबीले से संबंधित था। और यहीं से आप लोग कुरुक्षेत्र जैसे नाम, कुरु पांचाल जैसे नाम भी देखने को मिलेंगे। कैसे? क्या हुआ कि 10 कबीले जब हार गए इससे, तो 10 कबीलों में कुछ कबीले हुआ करते थे पुरु, चलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ क्या कि 10 राजाओं का युद्ध की बात कर रहे थे हम लोग। तो जब इस सुदास ने, जो कि भरत कबीले से था, 10 राजाओं को पराजित कर दिया, तो हारने वाले इन 10 कबीलों में एक कबीला हुआ करता था पुरु कबीला, जो काफ़ी ताकतवर माना जाता था। इन पुरुओं ने बोला, भाई अब इस सुदास से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोस्ती कर लो। किससे? ये सुदास से। तो आगे चल के दोनों में दोस्ती हो गई, तो दोनों के नाम से एक नया कुल आया, जिसे बोला कुरु। अब इन कुरु ने, या इस कुरु कबीले ने, जो दोनों से मिलकर बना था, इन्होंने आगे चल के महाजनपदों के समय पांचाल राज्य से दोस्ती कर ली।
तो कुरु पांचाल मिलके बन गए कुरुक्षेत्र, और यही कुरुक्षेत्र दिल्ली के आसपास का, मेरठ के आसपास का, हसनापुर के आसपास का क्षेत्र है। और यही कुरुक्षेत्र धीरे धीरे फैलते तक आपका इंद्रप्रस्थ दिल्ली तक पहुंचेगा आपका। तो ये एक रफली जानकारी मैंने आपको के साथ शेयर करी। जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो आपको विस्तार से बताएंगे। तो 10 राजाओं की लड़ाई परसुणी नदी पर हुई थी, जिसे रावी नदी के नाम से जानते, और भी बहुत, सिकंदर के समय ये लड़ाई बहुत फेमस रही है। हाइडे स्पीच का नाम भी आपको आ रहा होगा। तो आज के लेक्चर में बच्चा लोग हमने यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने आपसे पहले बोला है कि जल्दी हम लोग बोर्ड पर आएंगे, लेकिन तब तक इस समय आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने टीचर को प्रमोट करें। वो मुझसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं मैटर नहीं है, लेकिन उनके साथ कनेक्ट तो रहो यार। सबसे ज़्यादा फेस तो वो भी कर रहे हैं। जो भारत देश जो एक विकासशील देश है, कोरोना में कितना परेशान है, कितने गरीब लोगों परेशान हैं। तो इस समय टीचिंग इंडस्ट्री भी पुअर हो चुकी है पूरी तरीके से। तो उनको भी ज़रूरत है एक हौसले की। हम तो खड़े ही हैं आपके साथ, लेकिन आप भी हमारा सहयोग करिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। एग्ज़ाम वॉरियर में ऐसे ही आप लोग को यूपी एडिट भर्ती, सुपर टैक्स भर्ती, यूपीएसआई से संबंधित, यूपी लोअर पीसीएस, आरओ एग्ज़ाम से संबंधित, सभी एग्ज़ाम से संबंधित आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ करंट अफेयर और टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित चाइल्ड साइकोलॉजी और पर्यावरण अध्ययन पे मैंने एक शुरुआत ऑनलाइन करी है। और इस ऑनलाइन शुरुआत को आप अपना सहयोग करें और लेक्चर को शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, ओके, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है।